अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंजाइम स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें इसके कंपोजिशन के बारे में पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। राइबोजाइम हमने पढ़ा था जनरल में कि राइबोजाइम क्या है, वो आरएनए से बना है। बाकी जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अब इसका जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर तो प्रोटीन तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिशन एंजाइम के दो टाइप हो गए। एक वो जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हम कहेंगे कि या तो सिंपल एंजाइम है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, जो सिर्फ प्रोटीन से बना है, लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन कंपोज्ड ओनली ऑफ आरएनए अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, प्रोटीन, कि सिर्फ प्रोटीन से जो बना है वो सिंपल प्रोटीन है। जबकि कंजुगेटेड एंजाइम कौन से है, जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है हम डिटेल से समझते हैं। अगर हम ऐसे एक स्केच ड्रा करें कि कंप्लीट एंजाइम, जैसे ये रेड वाला एंजाइम है, अगर एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, कोई कोफैक्टर भी लगा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एंजाइम है, ये जो कंप्लीट एंजाइम है, ये जो होल एंजाइम है, इसको होलो एंजाइम कहेंगे। तो होलो एंजाइम नाम किसका हुआ, इस कंप्लीट एंजाइम का, जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब जिसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मानी क्या हुआ कि ये प्रोटीन पार्ट है। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहेंगे। अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। तो कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट। ये जो कोफैक्टर है ये ऑन ऑफ का काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है। तो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए कोफैक्टर जरूर चाहिए। तो इसके अंदर अगर कोई कोफैक्टर पड़ा हुआ है, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट पड़ा हुआ है, तो वो किस लिए है, वो ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। अब ये जो कोफैक्टर है ये क्या चीज है, जो नॉन प्रोटीन है, तो इसके अंदर भी दो टाइप के हैं, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। जो इनऑर्गेनिक मेटल वगैरह लगे हैं अंदर एंजाइम के अंदर, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और वो कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक है, जैसे एनएडी और एनएडीपी, उसको हम कोएंजाइम कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है, ये सिंपल मेटल्स आयन है, जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, मैंगनीज हुआ। और इसके बारे में जरूर ये बात याद रखना है कि ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ, ये टाइटली बाउंड होता है। और जब तक आप एंजाइम को डीनेचर नहीं करते, ये वाला कोफैक्टर जो है, जिसको आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा, ये हमेशा इसके लिए के साथ टाइटली बाउंड होता है। जबकि कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है और ये सिर्फ तब अटैच होगा जब एंजाइम रिएक्शन कर रहा होता है, तो ये कैटालिसिस के दौरान उसके साथ अटैच होगा। अब ये कोएंजाइम क्या है, जैसे ये सिंपल मेटल थे, ये सिंपल मेटल नहीं है, लेकिन ये विटामिन्स के डेरिवेटिव है। तो हम कहेंगे ये डायन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन से मिलके बने हुए होते हैं। तो डायन्यूक्लियोटाइड और विटामिन से कोएंजाइम बने हैं, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने पढ़ा था डायन्यूक्लियोटाइड कहाँ पे हमने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो डायन्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन है, बाइंडली ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। जब कैटालिसिस होता है तो उसके दौरान ये बाइंड कर जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, यहाँ पे हमने कॉपर, जिंक, मैंगनीज और हीम ग्रुप पढ़ा, जबकि यहाँ एनएडी, एनएडीपी और एफएडी जो आप डिटेल से बायोएनर्जेटिक में पढ़ते हो, तो ये क्या है, एनएडी, एनएडीपी और एफएडी। तो इसके अंदर विटामिन भी है और डायन्यूक्लियोटाइड भी है। जैसे ये निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड है। निकोटिनामाइड क्या है असल में, ये विटामिन B3 है। तो ये उसका डेरिवेटिव हुआ निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और ये वाला फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, तो फ्लेविन क्या है, फ्लेविन B2 है, विटामिन B2 का नाम दूसरा फ्लेविन है। तो ये विटामिन B2 का डेरिवेटिव है और ये दोनों B3 के डेरिवेटिव्स है। तो ये कोएंजाइम हुए जो कि लूजली बाइंड है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि मेटल है और एंजाइम के साथ वो टाइटली बाइंड होते हैं और ये हमेशा के लिए इसके साथ बाइंड रहते हैं। जबकि कोएंजाइम जो है ओनली ड्यूरिंग
कैटालिसिस इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब ये टर्म सारे क्लियर हो गए तो अब हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो पार्ट्स पढ़ते हैं वो हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। अगर हम ये रेड वाला एंजाइम ले ले, लेट से ये एंजाइम है तो इसमें दो मेन पार्ट है। एक इसका एक्टिव साइड है, ये जो मैंने ड्रा किया है ये एक्टिव साइड है। इसमें राउंड अबाउट 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि एलोस्टेरिक साइड, अगर इस एक्टिव साइड के अलावा कोई साइट हो इस एंजाइम के फ्रेमवर्क के ऊपर तो हम उसको एलोस्टेरिक साइड कहेंगे। एक्टिव साइट 3D स्ट्रक्चर है, ये केविटी जैसा 3D स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो किसके साथ फिट हो जाए, सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाए। हाईली स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब ये है कि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है। कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। अब ये जो एक्टिव साइट है ये फर्दर दो किस्म के साइट यहाँ पे है, एक बाइंडिंग साइट है, दूसरा कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट का मतलब ये है कि ये बाइंड कर जाता है और रिकॉग्नाइज करता है सबस्ट्रेट को। ये इस सबस्ट्रेट को पहले रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसके साथ बाइंड करेगा। ये इसके लिए फिट है, लॉक एंड की में जैसे हमने पढ़ा था, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ये सबस्ट्रेट इसके लिए था, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के लिए था, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इससे आगे फिर प्रोडक्ट बनेगा जो कि हम मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव साइट के अलावा दूसरा एलोस्टेरिक साइट है, साइट अदर देन एक्टिव साइट। अगर इस एक्टिव साइट के अलावा, एक तो ये एक्टिव साइट हुआ, इसके अलावा कोई अवर साइट हो तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। इफेक्टर और मॉड्यूलेटर्स अटैच टू दिस साइट। अब ये साइट किस लिए है, यहाँ पे कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जिसको हम इफेक्टर या मॉड्यूलेटर कहते हैं। अब ये इफेक्टर या मॉड्यूलेटर क्या चीजें हैं, या तो ये एक्टिवेटर है, जैसे ही इधर अटैच होगा एंजाइम एक्टिवेट होगा, इसका ये जो एक्टिव साइड है ये ओपन होगा और रिएक्शन करेगा। या फिर ये इनहिबिटर होगा। इनहिबिटर का मतलब है कि कोई इनहिबिटर, कोई जहर, कोई पॉइजन आके इधर अटैच हुआ, इसने इस एंजाइम को इनहिबिट किया कि आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, तो इसने इसको क्लोज किया। अब ये सबस्ट्रेट के साथ फिट नहीं हो सकता। चले, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आपको एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि अगर एंजाइम के अंदर हम देखें, इसका कंपोजिशन सबसे पहले देखें तो या तो इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है या प्रोटीन के साथ दूसरा भी कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट को कंबाइनली हमने होलो एंजाइम कहा। फिर हमने प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कहा और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर। कोफैक्टर दो किस्म के थे, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो दूसरा है वो कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन मेटल्स है जो कि इनऑर्गेनिक है और वो टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि कोएंजाइम का हमने पढ़ा कि असल में विटामिन्स के डेरिवेटिव से, जैसे NAD, NADP, FAD, और ये जो है ये लूजली अटैच होते हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस। फिर हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर दो साइट है, एक एक्टिव साइट और दूसरा एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट में फिर हमने पढ़ा कि बाइंडिंग साइट भी है और कैटालिटिक साइट भी है, जबकि एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट जो एंजाइम के फ्रेमवर्क के ऊपर होता है, जहाँ पे मॉड्यूलेटर्स अटैच होते हैं जैसे इनहिबिटर या कोई एक्टिवेटर। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। आसान सा है, स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसके ये सारे कंटेंट्स आपने याद रखने हैं। होप ये लेक्चर में आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।